नमस्कार। YouTube के समस्त दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास प्रारंभ करने से पूर्व मैं एक महत्वपूर्ण बिंदु पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। कोरोना काल ने घर बैठे शिक्षण और ऑनलाइन टीचिंग का महत्व समझाया। कोरोना काल के दौर में जब कक्षाएं नहीं चल रही थी तो पेरेंट्स के सामने सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हुई कि ऑनलाइन टीचिंग कैसे बालक को उपलब्ध कराई जाए। उसने हर परिस्थिति का सामना करते हुए आपके लिए ऑनलाइन शिक्षण के साधन उपलब्ध करवाए। सर्वप्रथम एक मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट की सुविधा और उसके अलावा अगर मान लीजिए ऑनलाइन टीचिंग के फीस की आवश्यकता पड़ी तो वह भी उपलब्ध कराई। ऐसे पेरेंट्स को मेरा सैल्यूट है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप भी एक रेस्पॉन्सिबल और डिसिप्लिन स्टूडेंट बनिए। आप इन साधनों का उपयोग कीजिए, दुरुपयोग नहीं। इनका उपयोग शिक्षण कार्य में तो आपको करना ही है, साथ में आप करियर गाइडेंस के रूप में भी कर सकते हैं। और रही बात शिक्षक की, तो शिक्षक आपके कोरोना काल में कोरोना वॉरियर्स भी थे, साथ ही आपके साथ में कंधे से कंधा मिला करके शिक्षण कार्य में भी जुटे हुए थे। शिक्षक हर परिस्थिति में आपके साथ में है, बस आप डिसिप्लिन बन रहिए, रेस्पॉन्सिबल स्टूडेंट्स बने रहिए। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के संबंध में कुछ और बिंदुओं को समझते हैं। आय और व्यय को समझने के पश्चात एक और बिंदु को समझते हैं, जो है स्थगित आयगत व्यय, डिफर्डेड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। समझिए इसे। वे आयगत व्यय, यह भी आयगत व्यय ही है, लेकिन वे आयगत व्यय जिनका लाभ व्यवसाय को एक से अधिक वर्षों तक, इन व्ययों का लाभ व्यवसाय को एक से अधिक वर्षों तक मिलता है। जैसे भारी विज्ञापन व्यय, भारी मरम्मत व्यय। आप बात को समझ गए होंगे, ये आयगत व्यय ही है, लेकिन चूंकि यह आयगत व्यय भारी मात्रा में किया गया है और इसका लाभ व्यवसाय को एक से अधिक वर्षों तक मिलेगा, अतः यह कहलाता है स्थगित आयगत व्यय। इंग्लिश में कहते हैं डिफर्डेड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। इसको एक उदाहरण समझते हैं। आइए, भवन की मरम्मत पर व्यय। जो व्यवसाय का भवन है, उस भवन की मरम्मत करवाई गई, रिपेयर करवाया गया और उस रिपेयर पर खर्चा किया गया 50,000 रुपये। आप जानते हैं कि भवन का रिपेयर हर साल नहीं होता है, तो यह जो रिपेयर करवाया गया भवन, यह रिपेयर का जो खर्चा है यह आयगत व्यय है, लेकिन अगले 5 वर्षों तक पुनः रिपेयर नहीं करवाना पड़ेगा, अर्थात इसका लाभ 5 वर्ष तक मिलेगा। तो जो स्थगित व्यय जो हुआ है 50,000 रुपये, इस व्यय को 5 वर्षों में बराबर बांट दिया जाएगा। तो चालू वर्ष में इसका जो हिस्सा है वह हिस्सा कितना होगा? 50,000 में 5 का भाग दीजिए और जो राशि आई वह है 10,000 रुपये। तो इस वर्ष का खर्चा 10,000 रुपये माना जाएगा और लाभ हानि खाते में 10,000 रुपये दिखाया जाएगा। तो स्थगित आयगत व्यय कौन सा हुआ? जो 40,000 रुपये शेष है वह कहलाएगा स्थगित आयगत व्यय और इसे चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दर्शाया जाएगा। 40,000 रुपये। आप लोगों ने पूरे पढ़ा था संपत्ति में कृत्रिम संपत्ति, वह संपत्ति जो वास्तव में संपत्ति नहीं है बल्कि दीर्घकालीन खर्चे हैं। ये हम इसी की बात करते हैं। तो 40,000 रुपये जो है वो स्थगित आयगत व्यय है। यही विज्ञापन पे लागू होता है, यही किसी और खर्चे पे लागू होता है जिसका लाभ 1 से अधिक वर्षों तक मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं क्रय, और इंग्लिश में इसे कहते हैं परचेज। अब देखिए क्रय का तात्पर्य क्या है?
तो विक्रय के उद्देश्य से खरीदा गया माल, विक्रय के उद्देश्य से खरीदा गया माल। देखिए एक उत्पादन इकाई है, तो उत्पादन इकाई कच्चा माल परचेज करेगी तो यह क्रय कहलाएगा। एक ऐसी फर्म है जो बना बनाया माल लेती है और बेचती है, तो उसके लिए बना बनाया जो माल है वह क्रय कहलाएगा। तो ऐसा माल जो विक्रय के उद्देश्य से खरीदा गया है। उदाहरण के लिए सुनिए, एक शुगर मिल है, तो शुगर मिल जब गन्ना खरीदेगी तो उसके लिए यह कच्चा माल है। लेकिन जो चीनी का व्यापारी है, अगर चीनी खरीदता है तो वह उसके लिए माल है। इसी प्रकार से अगर आपने संपत्ति परचेज की है तो वह क्रय नहीं कहलाएगा। अब माल और संपत्ति में क्या अंतर है? मान लीजिए एक फर्नीचर का व्यापारी है और फर्नीचर क्रय करता है और बेचता है, तो फर्नीचर उसके लिए परचेज है। लेकिन अगर कपड़े का व्यापारी है और वह अपनी दुकान में फर्नीचर बनवाता है या फर्नीचर खरीदता है, तो यह उसके लिए संपत्ति है, क्रय नहीं है। इस प्रकार से आपको इसमें अंतर समझना होगा। नेक्स्ट, विक्रय या सेल्स, बिल्कुल वही बात इस पर भी लागू होती है। माल का प्रतिफल के बदले हस्तांतरण कहलाता है विक्रय। तो विक्रय से क्या होगा? माल का विक्रय किया जाएगा, उससे लाभ की प्राप्ति होगी। तो विक्रय, मान लीजिए एक कपड़े का व्यापारी है, तो कपड़े का व्यापारी कपड़ा बेचता है तो यह उसके लिए विक्रय कहलाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए जिसका बिजनेस हम नहीं कर रहे हैं और वह हम बेच रहे हैं, तो वह हमारे लिए संपत्ति का विक्रय होगा। जैसे वही बात आती है, मान लीजिए कपड़े का व्यापारी है और कपड़ा खरीदता है तब तो माल है, लेकिन अगर वह फर्नीचर खरीदता है तो उसके लिए संपत्ति है, और वही फर्नीचर अगर वो बेचता है तो वह उसके लिए सेल्स नहीं है बल्कि संपत्ति का विक्रय है। तो इस प्रकार से क्रय और विक्रय में आपको यह समझना है। नेक्स्ट पॉइंट है क्रय वापसी, परचेज रिटर्न्स। खरीदे हुए माल का वह भाग जो पुनः लौटा दिया गया है कहलाता है क्रय वापसी। तो क्रय किया माल लौटाना। इसी प्रकार से विक्रय वापसी, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, विक्रय किए गए माल का वह भाग जो पुनः लौट कर आ गया है कहलाता है विक्रय वापसी। अब अगर आपको शुद्ध क्रय निकालना है तो टोटल परचेज में से परचेज रिटर्न को लेस कर दीजिए, आ जाएगा नेट परचेज। इसी प्रकार से अगर आपको निकालना है नेट सेल्स, तो नेट सेल्स निकालने के लिए टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, तो आएगा नेट सेल्स। आधारभूत लेखांकन शब्दावली को हम समझ रहे हैं और अगला बिंदु हम समझते हैं स्टॉक। अगला बिंदु है स्टॉक। स्टॉक का तात्पर्य क्या है? एक निश्चित समय पर व्यवसाय में उपलब्ध माल की मात्रा। बात को समझिए, एक निश्चित समय, यह समय वर्ष में कभी भी हो सकता है। व्यवसाय में उपलब्ध किसकी मात्रा? माल की मात्रा। माल का अर्थ हम समझ चुके हैं कि वह वस्तु जो विक्रय करने के उद्देश्य से खरीदी गई है। तो एक निश्चित समय पर व्यवसाय में जो माल का स्टॉक है वह कहलाता है स्टॉक। यह स्टॉक भी दो प्रकार का है, प्रारंभिक स्टॉक और अंतिम स्टॉक। हम पहले समझते हैं अंतिम स्टॉक को। इसे इंग्लिश में कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। समझिए इसको। लेखा वर्ष के अंत में, लेखा वर्ष की बात हमने पहले भी कही थी, 1 अप्रैल से 31 मार्च को लेखा वर्ष कहते हैं। तो 31 मार्च को व्यवसाय में उपलब्ध स्टॉक, तो 31 मार्च को व्यवसाय में जो स्टॉक उपलब्ध है उसे कहते हैं अपन अंतिम स्टॉक। इस स्टॉक का जो मूल्यांकन है वह मूल्यांकन किया जाता है, और वह मूल्यांकन बाजार मूल्य या लागत मूल्य
दोनों में जो कम होता है उस रेट पर स्टॉक का मूल्यांकन किया जाता है। क्यों किया जाता है, इस बात को हम आगे समझेंगे। फिलहाल आप समझिए कि अंतिम स्टॉक किसे कहते हैं। पुनः एक बार समझते हैं इसको। लेखा वर्ष के अंत में व्यवसाय में उपलब्ध माल की मात्रा या स्टॉक कहलाता है अंतिम स्टॉक, और इसका मूल्यांकन मार्केट प्राइस या फिर कॉस्ट प्राइस, दोनों में जो कम होता है उस पर किया जाता है। अब क्लोजिंग स्टॉक भी 3 प्रकार का है। कच्चे माल का स्टॉक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रॉ मटेरियल। अर्धनिर्मित माल का स्टॉक, जिसे कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। और तीसरा है निर्मित माल का स्टॉक, इसे कहते हैं इंग्लिश में फिनिश्ड गुड्स। समझिए इसको। अगर मान लीजिए ऐसी उत्पादन इकाई है जहां पर कच्चा माल परचेज किया जाता है और उसे निर्मित माल में कन्वर्ट किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में स्टॉक 3 प्रकार के होंगे। सबसे पहले होगा रॉ मटेरियल, जो कि वस्तु बनाने के लिए परचेज किया है। दूसरा होगा अर्धनिर्मित माल का स्टॉक, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, अर्थात वह कच्चा माल जिस पर कुछ कार्य हो चुका है और अभी कुछ कार्य बाकी है। और फिर आता है निर्मित माल का स्टॉक, फिनिश्ड गुड्स, अर्थात इस पर पूरा कार्य हो गया है और यह बेचने के लिए तैयार है, इसे कहते हैं अपन फिनिश्ड गुड्स। इन तीनों को एक उदाहरण के द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं। एक कपड़ा मिल है, कपड़ा मिल है जहां पर कच्चा माल परचेज किया जाता है, माल की प्रोसेसिंग की जाती है और कपड़ा बनाकर बेचा जाता है। तो वहां पर देखिए 3 प्रकार का स्टॉक पड़ा है वर्ष के अंत में। रुई पड़ी है 1 लाख रुपए की, और धागा पड़ा हुआ है 60,000 रुपये का, और कपड़ा पड़ा हुआ है 1,20,000 रुपये का। तो जो भी इसे देख रहे हैं वो समझ गए होंगे कि रॉ मटेरियल कौन सा है, वर्क इन प्रोग्रेस कौन सा है और फिनिश गुड्स कौन सा है। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। जो रुई है वह तो है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 1 लाख रुपए, और जो धागा है, रुई से धागा बन गया है लेकिन धागे से कपड़ा बनना बाकी है, अतः यह कहलाएगा स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। और जो माल बन गया है जिसे हम कहते हैं कपड़ा, तो कपड़ा जो बन गया है वह कहलाएगा फिनिश्ड गुड्स। तो यह फिनिश्ड गुड्स कितना, 1,20,000। तो जो व्यक्ति निर्मित वस्तु खरीदता है और बेचता है उसके लिए तो 3 तरह का स्टॉक नहीं होगा, उसके लिए केवल स्टॉक होगा। लेकिन अगर कोई उत्पादन इकाई है, कोई कारखाना है जो वस्तु बनाता है और फिर बेचता है, तो कच्चा माल जो परचेज करेगा उसे कहेंगे रॉ मटेरियल। उस पर कुछ कार्य हो गया है वह कहलाएगा वर्क इन प्रोग्रेस, और पूर्ण कार्य हो गया है तो वह कहलाएगा फिनिश्ड गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक समझने के पश्चात हम समझते हैं प्रारंभिक स्टॉक। प्रारंभिक स्टॉक को इंग्लिश में कहते हैं ओपनिंग स्टॉक। लेखा वर्ष के प्रथम दिन अर्थात 1 अप्रैल को, प्रति वर्ष 1 अप्रैल लेखा वर्ष का प्रारंभिक दिन कहलाता है। तो लेखा वर्ष के प्रथम दिन व्यवसाय में उपलब्ध स्टॉक का मूल्य, अर्थात पिछले वर्ष का जो क्लोजिंग स्टॉक है वही इस वर्ष का ओपनिंग स्टॉक है। तो पिछले वर्ष का अंतिम स्टॉक चालू वर्ष का प्रारंभिक स्टॉक है, अर्थात इसकी गणना अलग से पृथक से करने की आवश्यकता नहीं है। अतः पिछले वर्ष का जो क्लोजिंग स्टॉक है वही स्टॉक कहलाता है नए वर्ष का ओपनिंग स्टॉक। मान लीजिए व्यवसाय इसी वर्ष आरंभ हुआ है, तो अगर व्यवसाय इसी वर्ष प्रारंभ हुआ है तो इस वर्ष ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है विनियोग
इंग्लिश में कहते हैं इसे इन्वेस्टमेंट। यह शब्द भी आपने कई बार सुना होगा। व्यवसाय में जो अतिरिक्त धन है, अतिरिक्त धन का मतलब यह है कि वह धन जो व्यवसाय में लगा हुआ नहीं है और हमारे पास में कैश के रूप में पड़ा है, तो ऐसी स्थिति में हम चाहते हैं कि उस पर भी कुछ रिटर्न प्राप्त हो। तो यदि व्यवसाय का अतिरिक्त धन है और उस धन को व्यवसाय के बाहर विनियोग किया जाता है, अर्थात विनियोग कैसे? पहली बात तो व्यवसाय का अतिरिक्त राशि व्यवसाय से बाहर कहाँ विनियोग करोगे? प्रतिभूतियों में, सरकारी प्रतिभूतियां में आप विनियोग कर सकते हो। इसके अतिरिक्त कंपनी के शेयर्स, अंश में विनियोग कर सकते हैं। कंपनी के ऋण पत्र अगर लोन के लिए इश्यू किया है तो डिबेंचर में आप जो राशि लगा सकते हो, या फिर बैंक की जमाएं हैं, स्थायी जमा, दीर्घकालीन जमा, उसमें भी राशि लग सकती है। तो इनसे जो प्रतिफल प्राप्त होता है, या तो प्राप्त होता है लाभांश और या प्राप्त होता है ब्याज। तो यह व्यवसाय की एक अतिरिक्त आय हो जाती है। यह विनियोग अल्पकालीन भी हो सकता है और विनियोग दीर्घकालीन भी हो सकता है। अल्पकाल जो है वो सामान्यतः 1 वर्ष का माना गया है, और 1 वर्ष से अधिक अगर आप विनियोग करते हैं तो वह विनियोग कहलाता है दीर्घकालीन। नेक्स्ट पॉइंट है संदिग्ध दायित्व। इंग्लिश में कहते हैं इसको कंटिजेंट लायबिलिटीज। वह दायित्व जो वर्तमान में दायित्व नहीं है। पहली बात तो यह है, वर्तमान में दायित्व नहीं है, जिसका उत्पन्न होना भविष्य की किसी घटना के घटित होने पर निर्भर है। जिसका उत्पन्न होना भविष्य की घटना के घटित होने पर निर्भर है। अगर भविष्य में घटना घटती है तो दायित्व उत्पन्न हो जाता है। यह हम समझेंगे उदाहरण से। अब संदिग्ध दायित्व को, पहली बात तो संदिग्ध दायित्व की प्रविष्टि नहीं होती है क्योंकि दायित्व उत्पन्न नहीं हुआ है। दूसरी बात यह है क्योंकि हमें व्यवसाय की सही स्थिति दर्शानी है, अतः वर्ष के अंत में अंतिम सारांश के लेखों में चिट्ठे के नीचे बैलेंस शीट या चिट्ठे के नीचे अर्थात बैलेंस शीट के बाहर नोट के रूप में दर्शाया जाता है। यह प्रश्न भी पूछा जाता है, संदिग्ध दायित्व को अंतिम खातों में कहाँ दर्शाते हैं? तो आपका जवाब होना चाहिए कि यह बैलेंस शीट के बाहर नीचे नोट के रूप में दर्शाया जाता है। अब इस जो बात आपके लिखी है अर्थ की संदिग्ध दायित्व के, इसको अपन समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। तो 4 उदाहरण आपके सामने हैं। पहला उदाहरण है विचाराधीन दावे। मान लीजिए किसी लेनदार ने हम पर किसी प्रकार का दावा कर रखा है, केस कर रखा है। ऐसी स्थिति में वह चाहता है कि भाई मेरा जो है ये दावा बनता है और भुगतान कीजिए। तो वर्तमान में तो केस पेंडिंग है। जब भविष्य में घटना घटेगी, अर्थात अगर फैसला हमारे प्रतिकूल आता है तो यह दायित्व उत्पन्न हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा पॉइंट है जमानत या गारंटी। अगर व्यवसाय ने किसी व्यक्ति की जमानत दी है या किसी कार्य के लिए गारंटी दी है तो ऐसी स्थिति में भविष्य में घटना क्या घटेगी? गारंटी के विरुद्ध अगर कोई कार्य होता है तो हमें राशि चुकानी पड़ेगी और हमारा दायित्व बन जाएगा। इसी प्रकार से बुनाए गए बिल, यहाँ बिलों का तात्पर्य है बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज जब डेटर्स से प्राप्त होते हैं तो हमें उसमें एक अवधि लिखी होती है कि 3 माह बाद भुगतान होगा। लेकिन अगर आपको राशि पहले चाहिए तो हम क्या करेंगे? बैंक में जाएंगे और उस बिल को भुना देंगे। भुनाने का तात्पर्य यह है कि बिल की जो राशि है उसमें डिस्काउंट लग करके पैसा हमको मिल जाता है। जब बिल की ड्यू डेट आती है तो भुगतान कौन करेगा? जिस व्यक्ति ने बिल स्वीकार किया है भुगतान के लिए वह व्यक्ति बिल की राशि चुकाएगा। लेकिन अगर राशि उसने समय पर नहीं चुकाई, अर्थात घटना घटित हुई, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? हमको यह राशि चुकानी पड़ेगी। तो बुनाए गए विनिमय बिल। नेक्स्ट पॉइंट है अंशधारी का दायित्व। अगर आपने शेयर्स ले रखे हैं तो शेयर्स पर जो अमाउंट होता है पूरी की पूरी राशि कंपनी द्वारा एक साथ नहीं मांगी जाती है।
उसमें से कुछ राशि बचा के रख ली जाती है और यह कंपनी के समापन पर मांगी जाती है। अर्थात कंपनी का समापन होगा तो चुकाना है, अन्यथा नहीं चुकाना है। तो यह अंशधारी का दायित्व। इस प्रकार से संदिग्ध दायित्व का क्या तात्पर्य है? वह दायित्व जो वर्तमान में दायित्व नहीं है, बल्कि उसका उत्पन्न होना भविष्य की घटना के घटित होने पर निर्भर है और यह चिट्ठे के नीचे नोट के रूप में दर्शाता है। प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। साथ ही इस चैनल की लिंक को अपने साथियों तक शेयर कीजिए और इस चैनल को आगे बढ़ाइए। मैं आपके साथ में मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। आप बस थोड़ी सी मेहनत कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस लिंक को शेयर कीजिए। धन्यवाद।